नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार। एजुकेन में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। जैसे कि एसआई मेंस की हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें अगर आप टॉपिक देखेंगे सिलेबस में तो एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ के नाम से एक पोर्शन दिया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन भी दिए हैं। तो हम जो है अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करना चालू कर रहे हैं। 2-3 लेक्चर जाएंगे इस पर। और ये वाला जो है अगर हम पीएससी मेंस का 7th पेपर भी अगर देखें तो उसके लिहाजे से भी ये पोर्शन जो है इम्पॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है आप सबके लिए वर्क करें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है एसआई मेंस के नाम से, हिंदी का भी लेक्चर चल रहा है साथ में। तो मैंने पीडीएफ जो है उसी में मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में प्रारंभ करते हैं। तो आज इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर ये पिक्चर मैंने डाउनलोड की पिक्साबे से, अगर जाना जाए कि क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र की जो है ज़रूरत पड़ी विश्व में। तो अगर हम देखें कि जो मॉडर्न एरा था, जब ख़ास तौर पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, तो इस समय जो है पूरे विश्व में एक नई तरह का पॉलिटिकल सिस्टम का जो है अराइज हुआ। मतलब मोनार्की या राजतंत्र का जो है समापन होने लग गया और जो है डेमोक्रेसी और साथ में सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है ये सब बढ़कर आने लगी। तो अब जब ऐसा सिस्टम आने लग गया जहाँ पर बात की जाने लगी क्या कि इंडिविजुअल व्यक्ति की लिबर्टी की, जस्टिस की, ये सब चीज़ों के बारे में बात की जाने लगी। तो अब ऐसे मुद्दों पे अब बात होगी तो ये सारी चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए भी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर बोला जाए तो आपसी समझौता होना ज़रूरी है सारे देशों, सारे स्टेट्स के मध्य। तो एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले बाद में जो है प्रयास किया गया था, लीग ऑफ नेशंस नाम से एक संस्था बनाई गई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी पीस और सिक्योरिटी तो रही नहीं विश्व में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका भयावह जो है हमने परिणाम देखा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक संस्था एग्जिस्टेंस में आई उसी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड नेशन क्या है, उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, और उतना ही आज के लेक्चर में हम सीमित रखेंगे। कल जो है उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं कई, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति कब हुई है। तो यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति जो हो रही है ये है, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति अगर बोलूं तो ये हो रही है, आपको सबको मैप में नज़र पीडीएफ में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन जो है ये हो रहा है, इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है, एक सेकेंड, चलिए माफ़ कीजिएगा। तो मैंने बात की क्या कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो आप अगर मैं इसमें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है। तो 1945 को हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो रहा है। ठीक, और इसके लिए क्या हुआ, चार्टर साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया चार्टर में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1945 में। ठीक, और इसका अस्तित्व कब आया तो ये याद रखेंगे, यूएन डे भी मनाया जाता है इस दिन, पूछ सकता है पेपर में। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये अस्तित्व में आया है। अब इसका प्रीडिसर या फिर पूर्ववर्ती कौन था, तो बात की थी मैंने लीग ऑफ नेशन, अब भी जो कि ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स के तहत 1919 में जो है अस्तित्व में आया था, लेकिन जो है ये 1946 में इसे भंग कर दिया गया और उसका स्थान किसने ले लिया, तो यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, राजभाषाएं क्या हैं, तो अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन है। तो कुल 6 लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, याद रखेंगे। इसमें कुल कितने मेंबर हैं फिर पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 193 मेंबर हैं। साउथ सुडान जो है अफ्रीका महाद्वीप का है, ये जो है सबसे
लेटेस्ट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस पोर्तुगाल के हैं, इनका भी याद रखेंगे, पोर्तुगाल। ठीक, आगे देखते हैं हम और क्या है इसमें टॉपिक, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कई बार पेपर में पूछ सकता है, अगर आप स्पेशली मेंस दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सिंपल ऑब्जेक्टिव हैं, उसको याद रखेंगे और हर जगह आप जो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिख रहा है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग द नेशंस एंड प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, तो जितने भी देश हैं उनके बीच में एक क्या मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, सामाजिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा उद्देश्य क्या दिखेंगे, बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार और जीवन की जो आपकी स्तर है उसको भी सुधारने की बात की गई है। तो तीन ये प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं, पीएससी मेंस वाले अगर हों तो ये जरूर ध्यान रखेंगे क्या प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं यूनाइटेड नेशंस के। अब ये आते हैं हम इनके ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं, या क्या क्या अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस के अंग आप देखेंगे क्या क्या नज़र आ रहे हैं आपको, 6 अंग नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर देखेंगे तो। सबसे पहले देखा जाए तो एक जनरल असेंबली होती है, साधारण सभा कहा जाता है, और जो भी सदस्य जो यूनाइटेड नेशन का सदस्य है वो इसका सदस्य होगा, आम सभा का सदस्य होगा। एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, फिर आते हैं इकोसॉक, याद रखेंगे इकोसॉक क्या है, तो ये यूनाइटेड नेशन का एक काउंसिल है, एक परिषद है जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इकोसॉक, मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर न्यास परिषद, और एक है आपका सचिवालय या सेक्रेटरीट। तो एंटोनियो गुतरेस जो है इसी के प्रमुख है, यहीं बैठते हैं वो। ठीक, आगे देखते हैं हम, तो ये अंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ ली हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। आगे हम देखते हैं और क्या इसमें महत्वपूर्ण है, एक एक अंग के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। तो ये क्या है, मेन डेलिबरेटिव बॉडी है, याद रखेंगे, और कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर्स, मतलब ये जो है मुख्य विचार विमर्श का अंग है यूनाइटेड नेशन का, और इसमें जो है सभी सदस्य जितने भी मतलब 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, तो वो सभी जो है इसमें भाग लेते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, साधारण सभा या आम सभा में। अब ये क्या क्या कर सकते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, रिकमेंड करेंगे जो भी चीज़ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। इसके अलावा विकास के लिए जरूरी है, डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण के लिए जरूरी है, मानव अधिकार इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय कानून, और पीसफुल आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द नेशन। अगर कोई देशों के बीच में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो किस तरह से जो है पीसफुल वे में शांत किया जा सके। तो ये सारी चीज कहाँ डिस्कस होती है, यूनाइटेड नेशन में। अब यहाँ पे ये सब चीज डिस्कस होती है, लेकिन इसमें निर्णय कैसे लिया जाएगा, तो वोट। हर 193 नेशन के पास जो है अपना एक एक मत रहता है, और फाइनली निर्णय लेना है तो उसमें वो क्या करेंगे, वोट करते हैं। ठीक, तो आगे आते हैं और क्या है, तो ये यूएन का जो बजट होता होगा, तो जितने भी देश हैं वो इसमें क्या करते हैं, सहभागिता देते हैं, कुछ ना कुछ एक अपना अमाउंट देते हैं, और ये फाइनली यूएनजीए जो है ये अप्रूव करता है बजट को। ठीक, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आती हैं बाकी के 4 ऑर्गन्स की, मतलब आप जितने भी ऑर्गन्स हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल को छोड़ के जितने भी हैं उन सब की जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी, उनके जितने भी प्रतिवेदन आएंगे, उस पर ये क्या करती हैं, विचार करती है। आगे देखते हैं मेंबरशिप, सदस्यता। अभी मैंने बताया 193 सदस्य हैं और सबके पास क्या होगा, अपना एक वोट होगा, मत होगा। ठीक, सेशन देखते हैं, इनके सत्र कब होते हैं, तो रेगुलर सेशन होता है और एक होता है स्पेशल सेशन।
रेगुलर सेशन होता है सितंबर से दिसंबर के बीच में, और स्पेशल सेशन जब भी ज़रूरत हो, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक अंग था उसको, या फिर अगर लग रहा है क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टेट को, कुछ राज्यों को ऐसा लग रहा है, तो अगर ऐसा लगता है तो वो क्या विदिन 24 आवर्स में जो है ये मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक, किसकी? यूएनजीए की। इसके बाद अपॉइंटमेंट या नियुक्ति, तो यूएनजीए के पास सिर्फ इसके अलावा और अन्य भी जो है कार्य हैं। तो कैसे कार्य हैं? तो नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो जो सेक्रेटरी जनरल है जैसे एंटोनियो गुतरेस हैं, उसकी नियुक्ति भी कहाँ से हो रही है? यूएनजीए की। हालांकि जो है रिकमेंडेशन कौन करता है? तो सिक्योरिटी काउंसिल इनको रिकमेंड करता है कि इनमें से आप किसी को चुनिए, तो ये जो है इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं बाद में। तो अपॉइंटमेंट जो है सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल की यहीं से होती है। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने कहा कि कुल 15 मेंबर होंगे, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर की नियुक्ति जो है, और इकोसॉक के मेंबर्स की भी नियुक्ति कौन करता है? यूएनजीए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, साधारण सभा। साथ में अगला क्या? तो इलेक्ट करते हैं किसको? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों की नियुक्ति भी यही करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट भी उनको यही करते हैं। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके अलावा कुछ और अन्य कार्य जो इनने किए हैं, जैसे UDHR, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, जिसमें हमने पढ़े थे ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ह्यूमन राइट्स में एक हमने टॉपिक पढ़ा था इंटरनेशनल बिल फॉर ह्यूमन राइट्स। उसमें 3 अंगों से मिलकर बना था। उसमें से एक था UDHR, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसमें कुल 30 आर्टिकल लाए गए हैं जो कि मानव अधिकार से संबंधित हैं। ठीक, तो ये 1948 में पारित किया था। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी किनके द्वारा लाया गया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो याद रखेंगे ये डेट को, कजाकिस्तान के कहने पर ऐसा लाया गया था। ठीक, आगे आ जाते हैं हम। और क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी हमने देख लिया जनरल असेंबली, अब आते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगला अंग। तो अगर देखें तो ये जो है प्राइम मेंबर्स हैं, इन्हीं के पास वास्तव में पूरी दुनिया को चलाने की शक्ति है। ठीक, अगर कुछ भी निर्णय लेना है यूएन की तरफ से तो ये 5 देश ही लेते हैं, और अगर इनको नहीं पड़ता है तो वीटो लगा देते हैं, इतनी ज़्यादा शक्ति है। तो ये पूरे विश्व में मेंटेन रखना है क्या? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रख रखाव की जो है प्राथमिक जिम्मेदारी किनकी है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। इसमें कितने हैं? 15 मेंबर हैं, लेकिन इसमें से जो है 2 भागों में है, परमानेंट और नॉन परमानेंट, मतलब स्थायी और अस्थायी। ठीक है, स्थायी और अस्थायी 2 तौर पर जो है सदस्य हैं। तो ये जो 5 हैं, आपको सबको ध्यान रखना है कि कितने कितने कौन कौन है। तो ये जो 5 हैं ये स्थायी सदस्य हैं, और वीटो शक्ति से लेके सारी शक्ति इन्हीं के पास है। ठीक, फिर आते हैं हम कि नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर आज की स्थिति में जो है ये सारे हैं। कौन से? अच्छा, नॉन परमानेंट मेंबर जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनको कौन चुनता है? तो साधारण सभा के द्वारा इनको चुनाव किया जाता है। कौन कौन है? तो अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये चेंज होते रहते हैं, कई बार भारत भी रह चुका है इसका सदस्य। ठीक, आगे आते हैं हम। इसी में हम देखते हैं क्या कि G4 नेशंस क्या है। यहाँ पे टॉपिक आता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा एक G4 नेशन, ग्रुप ऑफ 4 नेशन का एक समूह है। तो ये किसे कहा जाता है? G4 नेशन। तो ये 4 ऐसी कंट्रियां हैं जो कि क्या बात कर रही हैं कि परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। तो आप अगर देखोगे, वापस से ऊपर चलते हैं हम, तो इसमें आप देखोगे कि जो सदस्य हैं परमानेंट में US, UK, रशिया, फ्रांस, सारे के सारे वेस्ट के दिखेंगे। UK, रशिया, फ्रांस, 3 तो आपके कहाँ के हो गए? यूरोप के, और एक अमेरिका से।
बाकी की ज़्यादा पॉपुलेशन अगर देखें तो एशिया में रहती है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर भी हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व एशिया से कौन कर रहा है? मात्र चाइना। तो इस चीज़ को लेके जो है एक डिमांड रही है हमेशा से कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट P5 जो मेंबर्स हैं, इनमें जो है असमानता है, इसमें जो है इम्बैलेंस है, दोनों आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर भी, रीजनलिज्म के आधार पर भी, और दूसरा आपका पॉपुलेशन के आधार पर भी। तो ये जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं विश्व का। तो इसको लेके जो है G4 नेशंस जो हैं, कौन से बोला मैंने? ब्राज़ील, ये कहाँ से हो गया? साउथ अमेरिका। जर्मनी कहाँ से हो गया? यूरोप से। इंडिया और जापान, ये सारे नेशंस जो हैं बात करते हैं क्या कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, है ना, परमानेंट सीट इनको भी मिलनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं। अब उसी में हम देखेंगे तो इनको काउंटर करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस है जिनको क्या कहा जाता है? यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, या इनको कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसे कुछ देश हैं जो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार जो है नहीं होना चाहिए, जितने सदस्य हैं उतने ही रहने चाहिए, जो स्थिति है वो यथावत रहनी चाहिए। तो ऐसे जो हैं कुछ, जो इनका लीडर कौन है? तो इटली है, और इटली के साथ जो है स्पेन, माल्टा, सैन मरीनो, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबो और टर्की, ये सारे देश कहते हैं कि इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। इनको क्या कहा जाता है? कॉफ़ी क्लब। तो ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं कि ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर पीएससी में लिखने को अगर आ जाता है कि क्या क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं जिसकी डिमांड है, बार बार करी गई है कि किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, है ना। तो 5 जो है कुछ की रिफॉर्म्स माने जाते हैं लोगों के द्वारा जो चाहिए। एक तो क्या बोल रहा है, जो एक कैटेगरी है किसकी? मेंबरशिप की, परमानेंट और नॉन परमानेंट, ये नहीं होना चाहिए अभी। परमानेंट, नॉन परमानेंट, ऐसी कैटेगराइजेशन क्यों होना चाहिए? ऐसा जो विभेद क्यों होना चाहिए? दूसरा बोल रहा है क्या? क्वेश्चन ऑन वीटो हेल्ड बाय 5 परमानेंट मेंबर। तो अगर आप जो है डिवीजन कर रहे हो और परमानेंट कोई जो वीटो पावर की शक्ति दे रहे हो, तो फिर बाकी 10 का अस्तित्व किस कारण से, क्यों उनका रहना? ठीक। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, अब भी मैंने बात की थी कि क्षेत्रीयता के आधार पर जैसे देखा जाए तो एशिया से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है, साउथ अमेरिका से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक। फिर आ जाते हैं इसमें साइज। तो साइज, एनलार्ज्ड काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड, मतलब अब अगर साइज अगर बढ़ाते हैं परिषद की, तो ये परिषद की वर्किंग कैसे होगी, इस पर भी जो है रिफॉर्म होने चाहिए बोल रहे हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली की बात हो रही है, मतलब आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है और जनरल असेंबली, इन दोनों के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ज़्यादा हावी कौन है? तो सिक्योरिटी काउंसिल ही हावी है। ठीक। आगे आते हैं और क्या? अच्छा, आज की स्थिति में अगर ये सारे बदलाव लाने हैं, तो ये बदलाव लाने के लिए क्या कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके उसमें अगर कोई बदलाव लाने हैं तो जनरल असेंबली में जो है 2/3 से सदस्यों से जो है ये पारित होना चाहिए। ठीक। अगर 2/3 सदस्य ऐसा मानते हैं कि ऐसा बदलाव करने के लिए वो तैयार हैं, तभी जो है ऐसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। ठीक। इसके अलावा क्या बोलता है कि ये ऐसे कोई भी अगर चेंज करने हैं तो इसमें सारे के सारे आपके जो एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर हैं वो सब भी एग्री होना चाहिए, जो स्थायी सदस्य हैं उनको भी ये चीज़ मंजूर होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ बदलाव किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमेशा विवाद रहेगी। अगर इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व देना है, मान लीजिए कि जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब यूके, ये सब पहले से भारत की तरफदारी करते रहें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत को हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन चाइना जैसे है वो नहीं चाहेगा कि उसके अलावा और कोई एशिया से दूसरा बंदा हो या दूसरा देश हो जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करे। तो ये चीज़ का विवाद है। और पहला पॉइंट जो बोला कि जनरल असेंबली में भी 2/3 देशों की बहुमत की आवश्यकता है। ठीक, वही चीज़ मैंने हिंदी में भी दे दिया है। आगे देखते हैं सेक्रेटरीट के बारे में।
तो सेक्रेटरीट क्या करता है? सेक्रेटरीट जनरली आप देखोगे तो सेक्रेटरीट का काम रहता है कि पूरी डे टू डे वर्किंग जो होती है, जो भी कार्य हैं उनको किया जाए, तो वही कार्य करेंगे, है ना। तो अभी जो है 9वें नंबर के, और उनका जो एक जो है सेक्रेटरी जनरल भी होगा, जो 9वें नंबर का कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस। नंबर याद रखेंगे, एंटोनियो गुतरेस। इनका सेकेंड टर्म जो है, दूसरा टर्म भी जो है 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया जनवरी 1, 2022 से। तो ये ध्यान रखेंगे, जनवरी 1, 2022 से जो है इनका दूसरा टर्म भी जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक। और वही चीज बोल रहा है, सेक्रेटरीट का हेड कौन होगा? तो सेक्रेटरी जनरल होगा, और इसको असिस्ट करने के लिए एक जो है सिविल सर्वेंट्स, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स का एक समूह होगा जो इसे क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या कार्य करता है? तो डे टू डे, दिन प्रतिदिन के कामों में, एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क, पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो है मैनेज करने का काम करेगा सेक्रेटरीट, ठीक है। मतलब संगठन के कार्यक्रम और नीतियों का संचालन करता है, दिन प्रतिदिन के कार्य करता है। तो ये सारी चीजें हो गई किसकी? सेक्रेटरीट के बारे में याद रखेंगे। 9वें नंबर के कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस है। सेकेंड टर्म इनका बढ़ा दिया गया जनवरी 1, 2022 से, ठीक। आगे आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाए कि कितने ऑर्गन हैं, तो आपको पता है 6 ऑर्गन है या 6 अंग है यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें से ये एक लौता ऐसा अंग है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। बाकी मतलब यह मुख्यालय उसका जो है न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, यूएसए न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सारे अंग जो हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसी के कारण इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रमुख न्यायिक अंग है, और जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड में है। याद रखेंगे, यूरोप में जगह है नीदरलैंड, ठीक। और ओनली ऑर्गन आउटसाइड न्यूयॉर्क, एक लौता ऐसा संगठन है जो कि न्यूयॉर्क से बाहर है। इसमें जजों की संख्या कितनी है? तो कुल 15 जज हैं, और जो कि 9 साल के लिए यूएनजीए और यूएनएससी के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब यूएनएससी जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद, वो सुझाते हैं, और चुनता कौन है? तो यूएनजीए। 15 साल के लिए 15 जज होते हैं। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। तो याद रखेंगे इसमें। अब आ जाते हैं कि कोई भारतीय इन जजों में रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व किए हैं, तो याद रखेंगे पहले कौन रहे हैं? तो सर बेनेगल नरसिंह राव रहे हैं 1952-53 में। दूसरे नंबर पर कौन रहे? नागेंद्र सिंह रहे 73 से 88 के बीच में। फिर रघुनंदन स्वरूप पाठक जी रहे हैं 89 से 91 के बीच में। और अभी दूसरी बार जो है फिर से हुए हैं दलवीर भंडारी, 4th इंडियन हो गए जो यहाँ पर जज के तौर पर कार्यरत हैं। दलवीर भंडारी, इन सब के नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक। अब इनका आगे देखते हैं हम कि काम क्या होगा। तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट है, तो ये काम क्या करेगा? अगर राष्ट्रों के बीच में आपस में कोई विवाद हो गया या कोई इंटरनेशनल कानून है, कोई राष्ट्र उसको मान नहीं रहा है, तो उसी को सब सुलझाने के कार्य होंगे। तो क्या होगा? लीगल डिस्प्यूट हो रहा है किसी स्टेट के बीच में, तो उनको एडवाइजरी, सलाहकारी ओपिनियन देना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसी को। और ये क्या केस भी सुनेंगे? क्या किस तरीके के? अगर युद्ध में जो है कोई अपराध हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक, या फिर इलीगल स्टेट इंटरफियरेंस हो रहा है, कोई और राज्य जो है या देश जो है इंटरफियर कर रहा है, एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, या फिर कोई अदर इशू हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखते हैं, इन सब में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे भारत का केस अगर आप देखेंगे तो वो कुलभूषण जाधव आई गेस, तो वो पकड़ाए, उनको पाकिस्तान ने बंदी बना कर रखा है, तो भारत ने जो है अपना केस यहीं पर लगाया है, ठीक है। तो आप वो चीज़ को चेक कर सकते हैं कि और किस तरह के चीज़ें यहाँ पर कार्य होते हैं। आते हैं फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, जो मैं शुरू में बताया था एक अंग है। अब नाम से समझ में आ रहा है ये क्या? आर्थिक और सामाजिक ऐसे जो कार्य होंगे उसके लिए ये परिषद है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन
फॉर टू गाइड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सामाजिक स्तर पर पॉलिसीज, कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज ऑफ सेवरल यूनाइटेड नेशन यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो मतलब कुछ भी आप अगर देख लो तो जो भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे जो होंगे उनके लिए जो है ये कार्य करेगा इकोसॉक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने मेंबर हैं, तो 54 मेंबर हैं इकोसॉक में। एक मेंबर 3 साल के लिए इलेक्ट होता है। कौन इलेक्ट कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा चुने जा रहे हैं। आगे आते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी यूएनजीए के वोट लगते हैं अगर किसी को चुना जाना है तो, ठीक। और सीट्स इन द काउंसिल आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब 54 सीट जो हैं ये आपके भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो है मिलेंगी। तो जैसे वो 54 सीट में आप देखोगे 11 सीट मिल रही हैं किसे, एशिया के क्षेत्र को, है ना, एशियन स्टेट्स को मिल रही है। 54 में से 11, तो बाकी विश्व के लिए कितनी सीट हो गई, लगभग 43 सीट्स हो गई। तो भौगोलिक आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है इकोसॉक में, याद रखेंगे, ठीक। फिर प्रेसिडेंट जो है 1 साल के लिए चुना जाता है, 1 ईयर का टर्म होता है इकोसॉक में, ठीक। इंडिया जो है इसमें मेंबर चुना गया यूनाइटेड नेशन का, और ये 2022 से 24 तक के इसका मेंबर रहेगा। तो याद रखेंगे इकोसॉक का भी मेंबर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भारत से प्रतिनिधित्व है, ठीक। आगे आते हैं, खाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है भारत को नहीं दिया जा रहा है अभी तक के। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद, तो ये एक ऑर्गन था जो आज की डेट में वर्किंग नहीं है, इसकी वर्किंग को जो है समाप्त कर दी गई है, ये नाम मात्र के लिए ऑन पेपर ही है कहा जा सकता है। अब इसका कार्य क्या था बेसिकली, तो कुछ ट्रस्ट बनाए गए थे ऐसी टेरिटरीज के लिए जहां पर जो है पहले कॉलोनीज थी या पहले वो उपनिवेश थे और बाद में उनको आज़ादी मिली थी। तो जब तक वो विकसित नहीं हो जा रहे हैं तो या इंडिपेंडेंट नहीं हो जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंट नहीं हो जा रहे हैं, तब तक के जो है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल उनको सपोर्ट देने के लिए था। आखिरी पलाऊ करके एक देश था 1994 में, ये जब पूरी तरह से सोवेरन या फिर संप्रभु हो गया, पूरी तरह से जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, उसके बाद जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। तो आज की डेट में वर्किंग स्टेट में जो है 5 अंग जो है यूनाइटेड नेशन के हैं, ये जो है अभी कार्यरत नहीं है, ऑन पेपर में ही है। इसके अलावा देखेंगे वही तो अच्छा, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसके जो 5 मेंबर थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के या फिर सुरक्षा परिषद के, चाइना, फ्रांस, रशिया और आपका यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, यही जो है इसमें सदस्य थे ट्रस्टीशिप काउंसिल में, ठीक। और ट्रस्टीशिप सिस्टम हैव बीन फुलफिल्ड टू द एक्सटेंट दैट ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैव अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट, अभी मैंने बोला इंडिपेंडेंस, ईदर एज अ सेपरेट स्टेट, एक पृथक राज्य के तौर पर, या फिर किसी नेबरिंग राज्य में जो है वो जाकर जुड़ गए हैं। तो ये चीज़ समाप्त कर दी गई। याद रखेंगे आखिरी देश कौन सा था, तो पलाऊ था, ठीक। उसी चीज़ का हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारे प्रमुख जो अंग हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ लिया यूनाइटेड नेशन के बारे में। और इसके अलावा इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे आर्थिक तौर पर देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब आ जाएंगे। WHO जो हो जाएगा हेल्थ के सेक्टर में। तो इन सब के बारे में और कुछ कुछ जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो आपके PSC मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और SI मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली ये आप सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट रहे। मैं ये सारे टॉपिक जो है शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल जो है इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग देखेंगे और कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।